नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अक्षय यादव जीएस पर। आज हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस कि कैसे यूरोपियंस ने इंडिया में आना शुरू किया, कौन कौन से यूरोपियंस इंडिया में आए थे, कब कब आए थे, कैसे कैसे उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज या अपना अपने आप को स्टेब्लिश किया इंडिया में। इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पहले कौन आया, लास्ट पे कौन आया, इनके आपस में राइवलरीज क्या क्या थी, और लास्ट में ब्रिटिशर्स ने इंडिया में कैसे अराउंड टेक ओवर किया और कैसे उन्होंने हमारे देश में रूल किया। ठीक है, इसी के साथ हम यूँ मान लो मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। आज से स्टार्ट है पूरा लेक्चर, ये मान लीजिए आप प्रॉपरली। ठीक है, यूरोपियंस के एडवेंट से अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं जो पहले यूरोपियंस इंडिया में आए थे वो कौन थे? पोर्चुगीज। फर्स्ट यूरोपियन थे पोर्चुगीज। ठीक है, पोर्चुगीज की बात करते हैं। ठीक है, पोर्चुगीज कब आते हैं इंडिया में? 1498 में आते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी हिस्ट्री जान लीजिए। जो प्रिंस हेनरी होते हैं, प्रिंस हेनरी जो पोर्चुगीज के होते हैं उनको नेविगेटर भी बोला जाता है, ऑल्सो नोन एज नेविगेटर। वो क्या चाहते थे? एक नया रूट फाइंड आउट करना चाहते थे इंडिया के लिए, क्योंकि जो पहले सिल्क रूट था जो मिडिल ईस्ट से होकर जाता था उनमें मुस्लिम डोमिनेशन थी बहुत ज्यादा। ठीक है, क्योंकि वो मेडिटेरियन जाने के लिए वही रास्ता था, और इस रूट को बाईपास करने के लिए जो यूरोपियंस थे वो एक नया रास्ता चाहते थे, क्योंकि जो मेडिटेरियन वाला रास्ता था उसमें बहुत ज्यादा टैक्सीज और ये सब जो मुस्लिम डोमिनेशन थे वो करते थे, अट्रैक्ट करते थे। ठीक है, वो बहुत सारी ट्रेड को पास करने के लिए वहां से एक तरीके का टैक्स लिया करते थे। ठीक है, पास करने के लिए। तो इसी को देखते हुए जो यूरोपियंस थे उन्होंने एक नया रास्ता खोजने की सोची। प्रिंस हेनरी ने सोचा कि नया रूट फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो इन 1497 में क्या होता है, जो पोर्चुगीज होते हैं, पोर्चुगीज क्या करते हैं, जो पहला शिप, फर्स्ट शिप को भेजते हैं इंडिया के लिए, फर्स्ट शिप को इंडिया के लिए भेजते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट शिप है वो लगभग 11 महीने का टाइम लेता है, 11 मंथ्स का। ठीक है, और वो मई 1498 में इंडिया पहुंचता है। मई 1498 में पहुंचता है इंडिया। ठीक है, किसके अंडर आती है? अंडर वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा के अंडर में 3 शिप आती हैं, अंडर 3 शिप्स अंडर वास्को डी गामा। ठीक है, इनको भेजते हैं वो। तो वास्को दी गामा आते हैं, कहाँ पहुंचते हैं ये सीधा? इनका जो पायलट होता है शिप का उसका नाम होता है, गुजराती होता है वो पायलट, गुजराती पायलट अब्दुल माजिद नाम होता है, गुजराती पायलट अब्दुल माजिद। ठीक है, अब्दुल माजिद का मई 1948 में 1498 में 1498 मई में कैलीकट पहुंचते हैं। ठीक है, ठीक है, कैलीकट केरला में है। ठीक है, इसके बाद ही इंडियन हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज होने की, जो यूरोपियंस को नया रूट मिल जाता है इंडिया पहुंचने के लिए। ठीक है, पर जो कैलीकट में हिंदू रूलर होता है, ठीक है, हिंदू रूलर ऑफ कलिकट कौन होता है? हिंदू रूलर ऑफ कलिकट, हिंदू रूलर कौन होता है? जमोरिन बोलते हैं उसको, जमोरिन। ठीक है, वो इनका अच्छे से स्वागत करता है, क्योंकि उनको यूरोपियन का इंटेंशन नहीं पता होता है। ठीक है, तो फ्रेंडली बिहेव करता है कि आओ भाई, रिसेप्शन देता है वेस्को डी गामा को कि आयो आप, तो एक एज एन अच्छे जेस्चर के साथ उनको रिसीव करता है। ठीक है, जमोरिन जो वहाँ कैलिकट का रूलर होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, थोड़े दिन बाद ही एक और वोयेज आता है जिसको अंडरटेक करते हैं पेड्रो एल्वेस कैब्रल। एक और वोयेज आता है, एक और वोयेज आता है जिसको कौन अंडरटेक करता है? बाई पेड्रो एल्वरेज कैब्रल। ठीक है, ये क्या आते हैं? ये बहुत सारी स्पाइसेस की ट्रेड करते हैं। ठीक है, और ये इसी के साथ नेगोशिएट भी करते हैं, जो मुगल रूलर होता है उनके साथ नेगोशिएट ऑल्सो करते हैं कि टू नेगोशिएट टू सेटअप अ फैक्ट्री एट कैलिकट। ठीक है, तो वो एक फैक्ट्री भी सेटअप कर देते हैं कैलिकट में इन सितंबर 1500 में, 1500 में। ठीक है, सितंबर 1500 में कैलिकट में फैक्ट्री सेटअप कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, वास्को दी गामा जो होते हैं वो इंडिया एक बार तो आ चुके हैं, और वो दोबारा इंडिया आएंगे। कब आएंगे? 1501 में। 1501 में क्या होगा? 1501 में वास्को दी गामा वापस इंडिया आएंगे। ठीक है, वास्को दी गामा अगेन। ठीक है, इस बार क्या करेंगे, वो एक ट्रेडिंग फैक्ट्री सेटअप करेंगे इंडिया में।
ट्रेडिंग फैक्ट्री सेटअप करेंगे इंडिया में, जो वास्को डी गामा आएंगे, ठीक है। तो वो 3 जगह ट्रेडिंग फैक्ट्री लगवाते हैं इस बार। कहाँ कहाँ के लगाते हैं? कैलिकट, जिसको हम कोचिकोड बोलते हैं अभी, कन्नौर, ठीक है, जिसको अब कन्नूर बोलते हैं, कन्नौर, और एक कोचीन, जिसको कोची बोलते हैं, ठीक है। इन 3 जगह पे फैक्ट्री सेटअप करते हैं, ठीक है। यही बाद में इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बनते हैं पोर्चुगीज के, इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ पोर्चुगीज, ठीक है। तो ये तीनों जगह इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर बनते हैं पोर्चुगीज के, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जब ट्रेड सेंटर सेटअप हो जाते हैं, इससे पहले क्या करता है जो प्रिंस होता है, जो किंग होता है पोर्चुगल का, वो क्या करता है धीरे धीरे इंडिया में जो इसके जज्बात क्या करता है, जो सो आफ्टर ट्रेडिंग सेटअप जो सेटअप कर लेते हैं जो पोर्चुगीज होते हैं, इसके बाद क्या करता है जो किंग ऑफ पोर्चुगल होता है, किंग ऑफ पोर्चुगल क्या करता है कि 3-3 साल के लिए गवर्नर्स अपॉइंट करने शुरू करता है, ठीक है। 1505 में 3 ईयर्स के लिए गवर्नर्स अपॉइंट शुरू करता है इंडिया में करने के लिए, ठीक है। तो जो फर्स्ट गवर्नर को भेजता है वो उनको भेजता है फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा, ये पहले गवर्नर होते हैं पोर्चुगीज गवर्नर, ठीक है। विद 3 ईयर टर्म्स ये आते हैं इंडिया में, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक पॉलिसी शुरू करते हैं, फ्रांसिस्को डी एल्मीडा एक पॉलिसी शुरू करते हैं, पॉलिसी जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी, इसी को कार्टज सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। कार्टर सिस्टम इसलिए बोलते हैं इसको, ब्लू वाटर पॉलिसी इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो पोर्चुगीज थे वो चाहते थे जो नेवल सुप्रीमेसी है वो उन्हीं के पास रहे, ठीक है। और वो जो वाटर की जो ट्रेड रूट्स थे इनको कंट्रोल करना चाहते थे अपनी नेवल सुपर पावर की वजह से, ठीक है। इसलिए जो किंग ऑफ जो फ्रांसिस्को डी एल्मीडा है वो इस पॉलिसी शुरू करते हैं जिसको बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ये इसलिए होती है कि डोमिनेंस हम समुद्र में करें और जो सी रूट्स हैं उनको कंट्रोल करें, जिस तरह से सिल्क रूट को डोमिनेट मुस्लिम कर रहे थे, इसी रूट को ये डोमिनेट करना चाहते थे, ठीक है। इसी के बाद फ्रांसिस्को डी एल्मीडा को सक्सीड करते हैं नए गवर्नर जिसका नाम होता है एल्वेंजो डी एल्बुक्यूरी, एल्बर क्यूरक्यू, ठीक है। ये नाम थोड़ी सही है, स्पेलिंग तो सही है, नाम थोड़ा बोलने में हो सकता है गलत हो, ठीक है। ये वैसे मेन फाउंडर होते हैं पोर्चुगीज एम्पायर के, ठीक है, मेन फाउंडर, ठीक है। ये जो गवर्नर होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं परमिट सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं, परमिट सिस्टम को शिप्स में, शिप्स के लिए परमिट सिस्टम फॉर शिप्स, जो भी शिप्स आएगी उनको एक परमिट लेना पड़ेगा, ठीक है। और परमिट सिस्टम की वजह से क्या हो रहा था, जैसे परमिशन लोगे तो ये अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाना शुरू कर दिया था इन्होंने इन सीज, ठीक है, समुद्र के अंदर, ठीक है। इन्हीं के टाइम पे ये क्या करते हैं जो गोवा होता है उसको एक्वायर कर लेते हैं फ्रॉम द सुल्तान ऑफ बीजापुर, ठीक है। सुल्तान ऑफ बीजापुर से जो पोर्चुगीज होते हैं वो गोवा को एक्वायर कर लेते हैं, एक्वायर एक्वायर गोवा, ठीक है, ठीक है। ये कब करते हैं 1510 में, 1510 तक देख रहे हो। तो जो फर्स्ट एक्वायर्ड टेरिटरी होती है यूरोपियंस की वो होती है गोवा, ठीक है, फर्स्ट इंडियन टेरिटरी, फर्स्ट इंडियन टेरिटरी जो अंडर यूरोपियंस होती है, फर्स्ट इंडियन टेरिटरी, ठीक है, गोवा, ठीक है। जो अल्फोंसो डी एल्बर्क्यू है, अल्फोंसो डी एल्बर्क्यू है, इन्हीं के टाइम पे सती भी बैन होती है, सती भी बैन इन्हीं के टाइम पे होती है, सती बैन, ठीक है, ड्यूरिंग हिज रूल, सती बैन करते हैं इन्हीं के टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग हिज रूल, ठीक है। इसी के साथ साथ जो पोर्चुगीज थे इन्हीं के टाइम पे जो लोकल लेडीज थी उनसे शादी करना शुरू करते हैं, लोकल वीमेंस को अपनी वाइफ्स बनाना शुरू करते हैं ताकि वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे घुल मिल जाए, उनकी जो सिस्टम है उसको डीपली जान पाए और धीरे धीरे उस सिस्टम को एक्वायर करना शुरू करें, लैंड्स को एक्वायर करना शुरू करें, तो ताकि अपनी डोमिनेंस बना सके, ठीक है। तो लोकल गर्ल से वो शादी करें, लोकल गर्ल मेकिंग वाइफ्स, ठीक है, उनको वाइफ बनाने लगे पोर्चुगीज, ठीक है। इसी के साथ जो पोर्चुगीज थे वो न्यू क्रॉप और इंट्रोड्यूस करते हैं इंडिया में, न्यू क्रॉप ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड, क्या इंट्रोड्यूस करते हैं वो, ये कंप्यूटर क्वेश्चन आया हुआ है कि पोर्चुगीज ने कौन कौन से क्रॉप इंट्रोड्यूस, टोबैको एंड कैशू नट, ठीक है, ठीक है। और
ये प्लांटेशन क्रॉप भी करते हैं, ठीक है, कोकोनट की, ताकि बेटर क्वालिटी का कोकोनट ग्रो हो सके, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट गवर्नर आते हैं इसके बाद, जिनका नाम होता है नीनो दी कुनाहा, नीनो दी, ठीक है। नीनो दी कुना क्या होता है, ये गवर्नर का अज्यूम करते हैं ऑफिस, अज्यूम ऑफिस इन नवंबर 1529, ठीक है, 1529 में ऑफिस को लेते हैं, ठीक है। कब लेते हैं, 1529, 1529 को, ठीक है। इन्हीं के टाइम क्या होता है, जब इनको एक साल गवर्नर बने हो जाता है, जो जो हेडक्वार्टर होता है पोर्चुगीज का, हेडक्वार्टर होता है पोर्चुगीज का, वो कोचीन से गोवा शिफ्ट कर देते हैं हेडक्वार्टर को, ठीक है, इनके टाइम पे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, निनोदी कुना के टाइम पे जो बहादुर शाह और गुजरात होते हैं, रूलर होते हैं बहादुर शाह गुजरात, बहादुर शाह गुजरात, बहादुर शाह ऑफ गुजरात, इनका क्या होता है, इनका कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है मुगल रूलर के साथ, कन्फ्लिक्ट चल रहा होता है मुगल एम्पायर हुमायूं के साथ, मुगल रूलर के साथ कन्फ्लिक्ट होता है, मुगल हुमायूं के साथ, हुमायूं होते हैं उस टाइम मुगल एम्पायर, ठीक है, हुमायूं के साथ। तो जो बहादुर शाह गुजरात होते हैं, ये हेल्प लेते हैं किनकी, पोर्चुगीज की, हेल्प फ्रॉम पोर्चुगीज, ठीक है। इसके बदले में वो क्या देते हैं पोर्चुगीज को, जो बहादुर शाह है वो इनके बदले में पोर्चुगीज को आइलैंड ऑफ बसेन, ठीक है, वो आइलैंड ऑफ बसेन दे देते हैं, ठीक है। उसकी डिपेंडेंसी, इट्स डिपेंडेंसी एंड रेवेन्यू, जो बसेन के डिपेंडेंसी होती है, रेवेन्यू उनको दे देते हैं, ठीक है, पोर्चुगीज को, डिपेंडेंसीज एंड रेवेन्यूज, ठीक है। अभी नोट्स साथ बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ आपको सारे, इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे चीज़ें को, और स्पेक्ट्रम या जो भी आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, आपको सारी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी क्लियर होंगी, ठीक है। इसी के साथ जो बहादुर शाह जफर होते, जो बहादुर शाह गुजरात रूलर होते हैं, वो प्रॉमिस करते हैं कि वो दमन दीव में, प्रॉमिस करते हैं कि दीव में एक बेस भी देंगे पोर्चुगीज को, ठीक है, दीव में एक बेस देंगे पोर्चुगीज को, ठीक है, ठीक है। पर जो पोर्चुगीज होते हैं वो क्या करते हैं 1537 में, जो पोर्चुगीज क्या करते हैं, जो रूलर ऑफ गुजरात होता है उसको मार देते हैं, रूलर ऑफ गुजरात किल्ड, ठीक है, एट अ पोर्चुगीज शिप, एक पोर्चुगीज शिप पे उसको बुला के उसको मार देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ वो गुजरात पे भी होल्ड कर लेते हैं थोड़ा, ठीक है। तो अब देख रहे हैं कैसे जो ब्रिटिशर्स या पोर्चुगीज थे वो कैसे कैसे जो पोर्चुगीज अपना होल्ड बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट which we are discussing, we'll discuss the religious policy of the Portuguese. So पोर्चुगीज का क्या था, वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे, वांट टू प्रमोट क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाहते थे। सो अर्लियर दे वर प्रोसिक्यूटिंग मुस्लिम्स, तो मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूट कर रहे थे वो, ठीक है। पर और इनिशियली स्टार्टिंग में हिंदूज को प्रोसिक्यूट नहीं कर रहे थे, बट आफ्टर सम टाइम दे स्टार्टिंग प्रोसिक्यूटिंग हिंदूज एज वेल, ठीक है। आफ्टर द कैप्चर ऑफ गोवा, जब उन्होंने गोवा कैप्चर किया तो स्टार्टेड प्रोसिक्यूटिंग द हिंदूज एज वेल, ठीक है। जो म्यूर मुस्लिम्स थे, मूर्स थे, मुस्लिम थे, उनको मूर्स कहते थे उस टाइम पे, वो बिटर एनिमीज थे इनके, पोर्चुगीज के, बिटर एनिमीज ऑफ पोर्चुगीज, ठीक है। बट जो जीसस था, ठीक है, उसने क्या किया, जो अकबर का कोर्ट था उसमें बहुत अच्छा इंप्रेशन अपना जारी किया, जो जीसस हुआ करता था उसने एक अच्छा इंप्रेशन जारी किया अकबर के कोर्ट में, और अकबर थियोलॉजी में बहुत ज़्यादा बिलीव करता था। तो 1579 में अकबर क्या करता है, 1579 में अकबर क्या करता है, वो एक लेटर भेजता है गोवा में अथॉरिटीज़ को, अकबर गोवा के अथॉरिटीज़ को एक लेटर भेजता है, जो पोर्चुगीज की अथॉरिटी होती है वहाँ पे, कि दो प्रीस्ट जो कि काफ़ी वेल एजुकेटेड हो, टू वेल एजुकेटेड प्रीस्ट, टू वेल एजुकेटेड प्रीस्ट उसके पास भेजे जाए, ठीक है। तो दो प्रीस्ट को जो पोर्चुगीज वो भेज चुनते हैं, जिनमें से एक होता है रोडोल्फो एक्वाइवा एंड सेकंड वन इज एंटोनियो
मोन्सरेटा, ठीक है। इन दोनों को अकबर भेजता है वहाँ पे, सॉरी जो पोर्चुगीज है वो भेजती है, ये दोनों सिलेक्ट होते हैं, इन दोनों को भेजा जाता है। तो अकबर जो होता है बहुत अच्छे से इन दोनों को वेलकम करता है फतेहपुर सीकरी में इन 1580 में, ठीक है। 1580 में दोनों जाते हैं और बहुत ग्रेट ऑनर के साथ इन दोनों को रिसीव किया जाता है, ठीक है। रिसीव्ड एट फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी, ठीक है। धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे, ठीक है, इंडियन लोगों में, और क्रिश्चियनिटी को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसी साथ साथ क्या होता है कि जो बैकग्राउंड में है डिफरेंट जो यूरोपियंस थे वो भी इंडिया में आने शुरू हो जाते हैं, जैसे डच हो गए, इंग्लिश हो गए, फ्रेंच हो गए, ठीक है। वो भी अपनी अपनी फैक्ट्री स्टेब्लिश करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसी बीच क्या होता है 1608 में जो विलियम हॉकिंस होते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत पहुंचते हैं, कैप्टन विलियम हॉकिंस, ठीक है, वो सूरत पहुंचते हैं, ठीक है। फिर ये क्या करते हैं सूरत पहुंचने के बाद, ठीक है, ये जहांगीर से मिलते हैं। जहांगीर उस टाइम मुगल एम्परर होते हैं, जहांगीर से मिलते हैं, ठीक है, मुगल एम्परर, ठीक है। मुगल एम्परर से मिलके ये जो जहांगीर है वो टर्किश जानते हैं, ठीक है, टर्किश लैंग्वेज यूज करते हैं। तो ये जो विलियम हॉकिंस होता है ये जहांगीर से टर्किश में बात करता है, ठीक है। तो जब जहांगीर इनसे टर्किश में एक दूसरे से कन्वर्जेशन करते हैं तो जो जहांगीर होता है वो कैप्टन विलियम हॉकिंस से काफी खुश हो जाता है, क्योंकि वो इसकी लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा होता है। तो इससे खुश होके जो जहांगीर होता है वो इसको 400 की मनसबदारी दे देता है, अपॉइंट करता है एज अ मनसबदार, ठीक है। 400 एक रैंक होती है उस टाइम जो मनसबदारी सिस्टम होता है, तो 400 रैंक इसको दे देता है, ठीक है। इसी के साथ वो 30,000 की सैलरी भी देता है, ठीक है। 400 की मनसबदारी, ठीक है, ये एक रैंक होती है, ठीक है, और इसी के साथ 30 के सैलरी भी देता है। तो ये सब होता है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड में चल रहा है। इसी के साथ साथ क्या होता है जो सेकंड यूरोपियन पावर्स जो इंडिया में आती हैं वो होते हैं डच, ठीक है, द डच, नीदरलैंड बोलते हैं, ठीक है, डच। डच क्या होते हैं, आते हैं इंडिया में 1602 में, कब आते हैं 1602 में, और फर्स्ट फैक्ट्री 1605 में सेटअप करते हैं मसूलीपट्टनम में, ठीक है। कहाँ सेटअप करते हैं, मसूलीपट्टनम में, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या करते हैं ये क्या करते हैं, नागापट्टनम होता है नियर मद्रास का जगह है नागापट्टनम, उसको कैप्चर कर लेते हैं ये, ठीक है, ठीक है, नियर मद्रास। इसी के साथ साथ क्या होता है इसको कैप्चर करने के बाद इनका साउथ में होल्ड बढ़ जाता है, ठीक है, होल्ड इन साउथ, स्ट्रॉन्ग होल्ड कर लेते हैं साउथ में, स्ट्रॉन्ग इन साउदर्न रीजन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है जो डच होते हैं वो अलग अलग जगह फैक्ट्रीज लगाना शुरू करते हैं, जैसे गुजरात हो गया, यूपी हो गया, यूनाइटेड प्रोविंस, बंगाल, ठीक है, बंगाल और बिहार, और कोरामंडल कोस्ट जो तमिलनाडु बॉर्डर्स वाली साइड उसको कोरामंडल कोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारी जगह फैक्ट्री स्टेब्लिश करते हैं, जैसे सूरत हो गया, बिमलीपट्टम हो गया आंध्रा में ही, कसिम बाजार हो गया, बालासोर हो गया, तो इन जगह पे भी ये धीरे धीरे अपनी फैक्ट्रीज को स्टेब्लिश करना शुरू करते हैं। तो इसके कारण क्या होता है जैसे जैसे स्टेब्लिश करते हैं फैक्ट्रीज को, तो एक राइवलरी शुरू हो जाती है बिटवीन यूरोपियंस एज वेल बैकग्राउंड में, ठीक है, कि एक दूसरे से यूरोपियंस भी भाई चिढ़ने लगता है कि हमारा ट्रेड खा रहे हैं या हमारा जो प्रॉफिट हो रहा है उसको डिटोरेट कर रहे हैं, तो ठीक है। इसी बीच क्या होता है एंग्लो डच राइवलरी है वो शुरू हो जाती है, ठीक है, ठीक है, एंग्लो डच राइवलरी। इस राइवलरी में क्या होता है कि ये दोनों काफी बार युद्ध लड़ते हैं, मतलब वॉर होती है इनकी एंग्लो डच राइवलरी में। जो थर्ड एंग्लो डच वॉर होती है, ठीक है, वो डिसाइसिव होती है काइंड ऑफ इनमें, इनके बीच में, ठीक है। इसके बीच में क्या होता है 1667 में ये दोनों जो यूरोपियन पावर्स होती है कॉम्प्रोमाइज करती है, पावर्स कॉम्प्रोमाइज करती हैं, ठीक है, और सेटलमेंट बोल सकते हैं कि सेटलमेंट करती है। सेटलमेंट क्या करती हैं कि जो डच होते हैं वो बोलते हैं कि आप पूरा इंडोनेशिया में से आपका जो भी काम कर रहे हो या ठीक है जो भी आपकी पावर्स हैं उन सबको आप विड्रॉ कर लोगे, कि आप कोई क्लेम नहीं रखोगे। डच जो ब्रिटिशर्स उनको बोलते हैं कि आप जो सारी है आप क्लेम्स हैं वो इंडोनेशिया से छोड़ दोगे, इंडोनेशिया से विड्रॉ क्लेम्स डच बोलते हैं अंग्रेजों को, ठीक है। इसी के साथ जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो बोलते हैं
कि they will leave Indonesia, but in order of that the Dutch also have to leave India as well, ठीक है। they will also leave India, कि डच इंडिया को लीव करेंगे और इंडोनेशिया से जो ब्रिटिशर्स हैं वो लीव करेंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ क्या होता है, जो थर्ड एंग्लो डच वॉर होती है जो 1672 एंड 74 तक चलती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो दोनों जो इंग्लिश एंड डच है उनका कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि जो डच होते हैं वो थ्री इंग्लिश शिप्स को कैप्चर कर लेती हैं, 3 इंग्लिश शिप्स कैप्चर्ड, ठीक है। इसके रिटेलिएशन में एक बुरी डिफीट करता है इंग्लिश जो डच की करता है, ठीक है। तो इस तरह से ऑलमोस्ट डिक्लाइनिंग हो जाती है इनकी पावर्स डच की इन इंडिया, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। इसी के बाद क्या होता है, डिसाइसिव बैटल होती है 1759 में होती है, जो 1759। इसके बाद ऑलमोस्ट डच इंडिया को खत्म ही कर देते हैं, डच को इंडिया में खत्म ही कर देते हैं। इसको बोलते हैं द बैटल ऑफ हुगली, बैटल ऑफ हुगली, ठीक है। ये ऐसी बैटल थी जिसमें ऑलमोस्ट जो डच पावर्स थी उसको क्रश ही कर देता है इंग्लिशमैन, ठीक है। जो इंग्लिश आर्मी होती है वो क्रश कर देती है, ठीक है। और जो भी डच के एम्बिशंस होते हैं वो इंडिया में खत्म हो जाते हैं और वो इंडिया को छोड़ ही देते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर्स में इतना ही बात करेंगे हम। किसी को भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। इन द इंग्लिश और डच द फ्रेंच और जो रैगड एंड डेंस, उनकी हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस के, ठीक है। तो जिस भी भाई मेरे कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या फिर मुझे अपने टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।